कीन्स के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी स्थिति होती है अर्थव्यवस्था का संतुलन का होना। तो संतुलन स्तर का जब बात करते हैं तो यहाँ पर रोजगार संतुलन, आय संतुलन और उत्पादन संतुलन प्रोफेसर कीन्स के अनुसार तीनों ही एक है। क्यों? उनके अनुसार ये कहा गया है कि इसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का, सेवाओं का जो उत्पादन होगा, उत्पादन करने से रोजगार का सृजन होता है और जितने ज्यादा रोजगार का सृजन होता है ऐसे ही लोगों की आय में वृद्धि होती है। इसका मतलब तीनों के संतुलन की बात करते हैं, तीनों संतुलन हमारा क्या है? एक है, एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर आपसे अर्थव्यवस्था के आय स्तर के, रोजगार संतुलन के स्तर की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के रोजगार संतुलन स्तर की बात किया जाता है या उत्पादन के संतुलन स्तर की बात किया जाता है, वो तीनों ही एक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब बात ये आती है कि ये रोजगार संतुलन स्तर का निर्धारण कैसे होता है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन होता कब है। तो इसमें प्रोफेसर कीन्स ने अपनी अभिव्यक्ति दी थी और अपना विचार प्रकट किया। वैसे तो अलग शास्त्रियों ने, हर एक अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार जो है विचार प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी विचारधारा वो प्रोफेसर कीन्स की है। इसलिए इसको कीन्सियन विचारधारा के नाम से या कीन्सियन अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने यह कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो संतुलन स्तर होता है, क्या होता है? जो संतुलन स्तर का निर्धारण होता है वो डिपेंड करता है उस अर्थव्यवस्था के सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसको मैं आपको पार्ट 1 में बताया था। नहीं देखा है तो लिंक दे रखा होगा यहाँ पर। तो संतुलन स्तर का जो निर्धारण होता है वो डिपेंड करता है उस अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड, और सामूहिक पूर्ति, सामूहिक पूर्ति, ठीक है, दैट इज एएस। ध्यान में ये रखना है कि हम जो ये अवधारणा की बात करते हैं, ये अवधारणा जो अल्पकालीन है, ये अल्पकाल में ही काम करता है कि दीर्घकाल में जो है सिचुएशन वो बदल जाता है। हम अल्पकाल में रोज संतुलन स्तर की बात कर रहे हैं। तो अल्पकाल की बात किया जाए तो यहां पर एक ऐसी अवस्था अर्थव्यवस्था की होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होती है। उस बिंदु पर संतुलन स्तर का निर्धारण होता है और इसी को जो है हम क्या कहते हैं? इसी को संतुलन, रोजगार संतुलन, आय संतुलन या उत्पादन संतुलन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक अर्थव्यवस्था जो होती है ना अपने देश में, या फिर कोई भी अर्थव्यवस्था क्यों ना, हर चाहती है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था बने। अब पूर्ण रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर एक न्यूनतम मजदूरी दर पर इच्छुक व्यक्तियों को काम मिल जाता है, वो काम करते हैं। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था का मजदूरी दर का निर्धारण हो रहा है 500 रुपए। क्या चीज है ये? मजदूरी दर। तो 500 रुपए मजदूरी दर है और इस 500 रुपए पर 100 लोग काम करने के लिए, 100 मजदूर काम करने के लिए, ठीक है ना, अवेलेबल है। और वहीं पर इन 100 के लोगों को जो है काम मिल जाता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अर्थव्यवस्था अपने पूर्ण रोजगार यानी कि संतुलन स्तर पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। और हर एक अर्थव्यवस्था इसी स्तर को पाने के लिए काम करता है, राइट। तो यहां पर जब इन्होंने ये कहा संतुलन स्तर निर्धारण की बात, तो इसके अनुसार संतुलन निर्धारण स्तर निर्धारण करने की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवधारणा जिसको बोलते हैं एडी बराबर एएस अवधारणा, ठीक ना, और दूसरा है एस बराबर आई अवधारणा, ठीक है ना, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं एडी और एएस की अवधारणा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस और आई क्या होता है। तो यहां पर जो हमने चार्ट बनाया है वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, समग्र मांग, समग्र पूर्ति या कुल मांग, कुल पूर्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? कीन्स ने यह कहा कि अर्थव्यवस्था में जब भी वस्तु और सेवाओं की कुल मांग और उसकी कुल पूर्ति आपस में बराबर होगी, उस स्तर को हम संतुलन स्तर, फिर आय के जो है संतुलन स्तर या रोजगार के संतुलन स्तर या पूर्ण रोजगार स्तर के नाम से जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कब होता है? क्योंकि हमें पता है कि सामूहिक मांग के दो अंग होते हैं। एक है हमारे पास सी प्लस आई और यहां होता है हमारे पास सी प्लस एस। इसका मतलब होता है इस बिंदु पर सी
आई और सी एस, यानी कि ये होता है हमारा उपभोग, आई होता है निवेश और एस होता है बचत। जब ये सारा आपस में बराबर हो जाता है तो वहीं पर जो है संतुलन में होता है। जब संतुलन बराबर आता कब है, तो इस छोटे से एग्जांपल की हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सामूहिक मांग क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका था इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अलग से आप बताएंगे संतुलन स्तर को तो यहाँ पर संतुलन मांग के बारे में आपको, सामूहिक मांग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सामूहिक मांग क्या होता है? सामूहिक मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु और सेवाओं को जो मांग की जाती है उसके कुल योग को बोलते हैं, यानी कि सभी लोगों के द्वारा वस्तुओं को मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग करना, खरीदना, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करना, जो कुल व्यय होता है ना, वही सामूहिक मांग होता है। और कुल व्यय के अंतर्गत दो बातें होती हैं, एक होता है उपभोग व्यय और एक होता है निवेश व्यय, राइट। तो ये तो हो गया सामूहिक मांग। वहीं पर दूसरी बिंदु है, दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में समझना है, वो क्या है? सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति, दैट इज एएस। सामूहिक पूर्ति क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक रहते हैं उन सभी उत्पादकों के द्वारा वस्तु और सेवाओं का किया जाने वाला कुल उत्पादन, ठीक है ना, वो सामूहिक पूर्ति होता है। क्योंकि वो सभी लोग, उत्पादन का मतलब होता है पूर्ति करना, कि सभी लोग जितना बेचना चाहते हैं, टोटल क्वांटिटी जो होती है, दैट इज सामूहिक। अब लोग ये उत्पादन इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग उसकी मांग करें। जब उत्पादन जितना किया उतना पूरा का पूरा मांग में चला जाएगा, इसका मतलब संतुलन में हमारा उत्पादन बिल्कुल सही हुआ और सब लोग बिक गया, दैट इज एक राइट पोजिशन फॉर द इकोनॉमी। और ये बनता कैसे है, इसके लिए हमें छोटा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा। अगर छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पर कैसे होगा, क्योंकि ये सारा गेम किसका होता है? आय का होता है, आय से होता है, क्योंकि आय से ही उपभोग होता है, आय का ही बचत होता है और आय से ही निवेश होता है। तो आय से अगर बात करते हैं, आय, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? वाई, दैट इज 0, 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000, राइट। आय का एक भाग क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। उपभोग मतलब सी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। और आप सबको पता है अर्थव्यवस्था का जो आय होता है, यानी कि जो निवेश होता है, वो हमेशा एक समान रहता है। अल्पकाल में आप निवेश को घटा या बढ़ा नहीं सकते। हम मान के चलते हैं ये समान है, कितना है? 100, 100। यहीं पर जब हम बात करेंगे बचत की, बचत मतलब एस, वो उपभोग के बाद जो बचता है वो कितना हो गया? 0 में 100 हो गया, ये हो गया माइनस का 100, ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है, ये हो गया 100, 200, 300 और ये हो गया 400। अब यहीं से हमारे पास एडी और एएस दोनों निकल के आएगा। पहले हम बात करते हैं किसकी? एडी की, एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग, और फिर होता है एग्रीगेट सप्लाई। एडी बराबर होता है सी प्लस आई, ये होता है हमारे पास सी प्लस एस। एडी कितना होगा? देखिए, सी और आई जोड़ देंगे, 100 और 100 यानी कि 200, फिर कितना होगा? 300, 400, 500, 600 और ये हो गया 700। और एग्रीगेट सप्लाई बराबर सी प्लस एस, यानी कि उपभोग व्यय और बचत। ये है उपभोग और ये है बचत, दोनों को जोड़ दो, 100 माइनस 100 प्लस कर देंगे, दैट इज 0, 200 प्लस 0 200, 300 प्लस 1 400, 400 प्लस 2 600, 500 प्लस 300 800, 600 प्लस 700, ये हो जाएगा आपका कितना? 600 प्लस 400 सॉरी 1000। हमेशा अर्थव्यवस्था में आय और कुल पूर्ति हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, ध्यान में ही रखना। अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिए, एक बिंदु ऐसा है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कुल आय और कुल पूर्ति आपस में बराबर है। वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु यहां पर है, ये बिंदु कब हो रहा है? जब हमारा आय स्तर 400 है। यहां पर क्या दिख रहे हैं? यहां पर जो है हमारा सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग दोनों ही बराबर। इसका मतलब इसी को जो है हम संतुलन स्तर के नाम से जानते हैं। अब इसी चीज को ग्राफिकल रूप में अगर रिप्रेजेंट करके आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं एक, यहां पर दिखाएंगे हम आय, यहां पर दिखाएंगे हम कुल मांग और कुल पूर्ति को, ठीक है। और सब में अंतर कितना है? 200 का है, 200 का अंतर ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास आय 200,
400, थोड़ा सा और गैप ले लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। ये हो गया 200, 400, 600, 800 और 1000। कोशिश करेंगे आप लोग जो एग्जाम में बनाएंगे ना वो स्केल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, तो आसान रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये हो गया 200, 400, 600, 800 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब एक बार में दो चीज को बनाई, हमें केवल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से मतलब है, उन दोनों को बनाते हैं यहाँ पर, तो उन दोनों को बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड, किससे 0 पर 200 है तो 0 पर 200 ये वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मिलाइए। 1000 पर कितना है 700, 1000 पर 700 मतलब 800 और 600 के बीच में ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आपस में, ये सीधा यहां चला जाएगा, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब वहीं पर हम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई, वो कहां से हो जाएगा 0 से शुरू होकर 1000, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 1000, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब जिस बिंदु पर आपस में ये दोनों बराबर हो रहे हैं, देखिए वो 400 की बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिंदु, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर हमारे पास एडी और एएस यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में क्या है बराबर है। जब ये बराबर होगा, यहां पर जो आय है इस आय को बोलेंगे हम संतुलन आय, क्या बोलेंगे इसको वाई, यानी कि संतुलन आय, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था की आय स्तर हमेशा। और इस बिंदु को हम बोलेंगे पूर्ण रोजगार बिंदु, पूर्ण रोजगार यानी कि जितने लोगों को रोजगार चाहिए उन सबको रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। और यही है अर्थव्यवस्था का उत्पादन संतुलन, अर्थव्यवस्था का आय संतुलन और अर्थव्यवस्था का रोजगार संतुलन, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को बोलेंगे हम क्या, कुल पूर्ति और कुल मांग की अवधारणा। अब इसी चीज को अगर आपसे पूछा गया है कि बचत और निवेश की अवधारणा के अनुसार समझाइए, तो हम कैसे समझा सकते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अवधारणा क्या है दूसरी है, जहां पर हम ये देखेंगे कि बचत और निवेश के आधार पर, क्योंकि आप सबको पता है नॉर्मली आप जब अपने आय का कुछ सेविंग करेंगे तो बचत होगी, नॉर्मली बचत होने के बाद डेली निवेश नहीं कर सकते। अब बचत कर करके एक टाइम होता है ना, बचत इतना हो जाता है कि हम निवेश करने लायक हो जाते हैं, तो एक बिंदु पर ही निवेश और बचत आपस में बराबर हो सकता है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, निवेश क्योंकि अल्पकाल में निवेश में परिवर्तन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान खोल रहे हैं, दुकान में 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो अगले महीने फिर से 10 लाख रुपए नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं, आपके पास पैसे नहीं है। अर्थव्यवस्था में डेली निवेश होना पॉसिबल नहीं होता है, अल्पकाल की बात होती है। ऐसे में निवेश एक समान रहता है, लेकिन बचत धीरे धीरे आय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है और एक ऐसा बिंदु हो जाता है कि बचत इतना हो जाता है वो निवेश के बराबर हो, उसी बिंदु पर हम आय का संतुलन स्तर मानेंगे। कैसे? क्योंकि हम सबको पता है कि जो संतुलन स्तर होता है ना, कौन सा स्तर होता है, जो संतुलन स्तर होता है वो उस बिंदु पर होता है जब अर्थव्यवस्था का एडी और एएस बराबर हो। समझिएगा, अगर हम बात करते हैं संतुलन स्तर, इस संतुलन स्तर पे अभी हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था का एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को अगर आपने थोड़ा ध्यान से दिया, यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति को, हम ये पाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड के दो भाग होता है, सी प्लस आई, यानी कि यहां पर होता है उपभोग प्लस निवेश, निवेश को विनिवेश बोलते हैं। और वहीं पर एग्रीगेट सप्लाई होता है सी प्लस आई, सॉरी एस, दैट इज उपभोग प्लस बचत। अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कुल मांग और कुल पूर्ति से तय हो जाता है, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि यहां पर अर्थव्यवस्था में सी और आई और सी प्लस एस भी आपस में बराबर होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो है उपभोग है, जो उपभोग हमारा कुल मांग का भी हिस्सा है, उपभोग कुल पूर्ति का हिस्सा है। तो ऐसे में जो देश का जो निवेश है, क्या है, जो निवेश है, और वही देश का क्या होता है, बचत बन जाता है। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पर बचत और निवेश आपस में बराबर हो, उसी स्तर पर, ठीक है ना, संतुलन स्तर का निर्धारण होता है,
ठीक है ना, वहीं पर, क्योंकि हम मान के चलते अब हमारे पास इनफ सेविंग्स है जिसको हम जो है निवेश कर सकते हैं। इस चीज को आप वहां पर डायग्राम में लेके जाइए। डायग्राम में देखिए एक ऐसा बिंदु जहां पर एग्रीगेट डिमांड यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर है। ठीक, अब ठीक इसी बिंदु पर हमारे जो निवेश है और जो बचत है वो भी आपस में क्या हो रहा है, देखिए बराबर बराबर हो रहा है, 100 और 100 आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक उसी बिंदु पर जिस पर जब आय हमारी 400 है, मतलब ये हमारा संतुलन आय स्तर है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर निवेश और बचत दोनों ही आपस में बराबर हो रही है। इस चीज को आप डायग्रामेटिक में प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाएंगे किसको, निवेश को। निवेश हमारा 100 है तो ये हो गया बिंदु 100, 0 और 200 के ठीक बीच में, और ये हर बिंदु पर हमेशा क्या रहता है, बराबर होता है। ये हो गया हमारा निवेश। ठीक है, अब निवेश जब यहां पर है, अब हम क्या बनाएंगे, बचत को। बचत शुरू होता है -100 से, ये हो गया हमारे पास माइनस का 100, और यहां पर बचत को निकालेंगे तो कहां मिलेगा, ये देखिए ये शुरू हो रहा है बचत, ठीक है ना, ये बचत हो रहा है और कुछ यहां पर आके ठीक 400 से ऊपर काटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा सेविंग। एक ऐसा बिंदु जहां पर ये दोनों बराबर होता है, इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर बचत और निवेश दोनों आपस में बराबर है, और इसी को बोलेंगे हम पूर्ण रोजगार का स्तर, और यह है संतुलन आय। चाहे हम दोनों बिंदु का प्रयोग करें, बचत का प्रयोग करें, बचत और निवेश का, चाहे हम कुल मांग और कुल पूर्ति का, एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, उस बिंदु को संतुलन स्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर उससे कम हो और उससे कम हो, इससे अर्थव्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। तो अर्थव्यवस्था में इससे दो प्रकार की समस्या होती है। जब हमारे पास कुल मांग ज्यादा होती है तो उसको अधिक मांग बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, और जब हमारे पास मांग कम हो जाती है तब बोलते हैं उसको न्यून मांग यानी कि डिफिशिएंट डिमांड, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, उसको कैसे सुधारा जाएगा, क्यों होती है ऐसी प्रॉब्लम, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।